सो दिस इज फोर्थ लेक्चर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स और आज के इस लेक्चर में हम लोग डाई नाइट्रोजन स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज तक ग्रुप 15 में क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारा कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं और आज इस लेक्चर में हम लोग डाई नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे। नाइट्रोजन का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है डाई नाइट्रोजन, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। चलिए, तो देखिए सबसे पहली बात आ जाती है भाई डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन की कि बनाएंगे कैसे, बनाना कैसे है इसको। तो प्रिपरेशन की बात करते हैं। देखिए एक सेकंड रुक जाइए बस आप लोग। देखिए डाई नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली बाय द लिक्विफैक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। आपको भी मालूम है कि एयर के अंदर बहुत सारा कंटेंट नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेंगे। पहले तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एयर को लिक्विफैक्शन करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेंगे। मैं आपको बता दूं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो उसके बाद हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेंगे। अब देखिए इसमें बात क्या है कि जो ऑक्सीजन, देखिए दो गैस, जब हम एयर को लिक्विफाई करेंगे तो इसके अंदर दो गैसेज होंगी। मेजॉरिटी में दो गैसेज होंगी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी होंगी और उसके बाद हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से दोनों को सेपरेट करेंगे। तो इसमें जो लॉजिक है ना वो ये है कि जो लिक्विड डाई नाइट्रोजन होता है वो 77.2 केल्विन पर ही बॉईल कर जाता है और जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है वो 90 केल्विन पर बॉईल करता है। तो कौन डिस्टिल पहले हो जाएगा, किसके वेपर्स आपको पहले मिल जाएंगे, नाइट्रोजन के वेपर्स आपको पहले मिल जाएंगे क्योंकि वो पहले बॉईल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो भाई यहां से इस प्रकार से हमें डाई नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। तो कमर्शियली इस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं। वापस से बता दे रहा हूं, कमर्शियल प्रिपरेशन क्या है, पहले एयर लेंगे, एयर को लिक्विफाई करेंगे और जब एयर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसके अंदर जो मेजॉरिटी होगा वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नाइट्रोजन को अलग कर देंगे। और टेक्निक क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहां पर क्यों काम किया, क्योंकि जो लिक्विड डाई नाइट्रोजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो वो पहले वेपराइज हो जाएगा, पहले वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए वो पहले वो फर्स्ट डाई नाइट्रोजन डिस्टिल हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो 90 केल्विन पर बॉईल करेगा तो वो बाद में डिस्टिल होगा। ओके, ये बात समझ में आ गई ना आपको, फर्स्ट पॉइंट। तो आपको क्या लिखना है वो अब मैं बता रहा हूं, आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जस्ट वेट, लोग एक पेज ले लेते हैं यहां पर, जस्ट अ सेकेंड। चलो अब तुम्हें कैसे लिखना है वो मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे डाई नाइट्रोजन, ठीक है बेटा, हेडिंग डालो डाई नाइट्रोजन। ये तो आपकी हेडिंग हो गई, ठीक है। ब्रैकेट में आप N2 लिख लेना। अब सबसे पहला तरीका क्या है, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, एयर लेंगे, इसको क्या करेंगे बेटा, लिक्विफाई करेंगे, ठीक है। लिक्विफाई करेंगे और लिक्विफाई करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा कौन कौन होगा, नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, मेजॉरिटी। फिर इसके बाद इसको क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे हम लोग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, ठीक है। इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इंपॉर्टेंट क्या बात है कि भाई डाई नाइट्रोजन जो होगा ना, N2 विल डिस्टिल फर्स्ट बिकॉज its boiling point is low, than boiling point of oxygen. बात समझे क्या बोला मैंने,
तो ये पॉइंट आपको यहां पर कॉपी करना है सबसे पहले डाई नाइट्रोजन के लिए। फर्स्ट मेथड इज द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और उसके अंदर क्या लिखना है मैंने आपके सामने लिख दिया है, तो जस्ट कॉपी दिस मेथड। सो दिस इज फर्स्ट मेथड एंड विच इज कमर्शियल मेथड। कमर्शियली किस प्रकार से हम डाई नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें डाई नाइट्रोजन मिल जाएगा। अच्छा ये लिक्विफाई होगा है ना, लिक्विडिफाई नहीं होगा, लिक्विफाई होगा। इसको ऐसे डी जो है ना यहां से हटा देंगे, लिक्विफाई कर रहे हैं हम लोग, एयर से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो जो लिक्विड नाइट्रोजन भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहां से हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेंगे और नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पहले वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, फटाफट लिख लो भाई। आई होप तुमने लिख लिया होगा। चलो मैं आगे बढ़ जा रहा हूं, नहीं लिखा होगा तो बता देना, अगर मान लो छूट गया होगा तो बता देना। चलिए तो ये पॉइंट हो गया पहला पॉइंट आज का। अब देखिए लैब में किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं हम, लैब के अंदर हम लोग प्रिपेयर किस प्रकार से करते हैं वो देख रहे हैं। रुक जाओ एक सेकंड, तो भाई लेबोरेटरी के अंदर किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। इन द लेबोरेटरी डाइनाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, सोडियम नाइट्राइट के साथ, NaNO2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं अमोनियम क्लोराइड की, तो इसकी वजह से डाइनाइट्रोजन गैस निकल रही है, H2O और NaCl बन रहा है। तो एक ये रिएक्शन मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो चुकी है। क्यों रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो चुकी है वो मैं अभी बता रहा हूं आपको। देखो क्या है रिएक्शन, NH4Cl प्लस NaNO2 गिव्स डाइनाइट्रोजन प्लस H2। मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूं, आप बैलेंस करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप एनसीईआरटी से देख लेना है, आपको एनसीईआरटी में दिया गया है यहां पर बैलेंस रिएक्शन 2H2O है, ठीक है। तो अगर बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना चाहते हो तो यहां पर 2H2O लिख लेना और प्लस आपको क्या मिल जाएगा, NaCl। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये लैब मेथड है, लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लैब सेकेंड पॉइंट है ये आपका, ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट लिखेंगे आप लोग, लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बस ये रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है, लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लैब में किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है, यहां पर उस चीज को एम्फेसाइज किया है मैंने। बना लो फटाफट, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मैं वापस से बोल रहा हूं। रिएक्शन पेपर में कैसे पूछी जाती है मैं बताता हूं। बोलेंगे कि ये और ये रिएक्ट कराएंगे तो बताओ कौन सी गैस रिलीज होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर के अंदर। तो फिर तुम बता देना डाइनाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है, क्योंकि ये तो डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन में ही यूज हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन, चलो फटाफट ये सेकंड पॉइंट भी आपने लिख लिया होगा, लैब में किस प्रकार से प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब आगे देखिए क्या पॉइंट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ NO एंड HNO3 आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में थोड़ा बहुत अमाउंट NO और HNO3 का भी बनता है और इस इंप्योरिटी को रिमूव कर दिया जाता है बाय पासिंग द गैस थ्रू एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये जो NO और HNO3 की इंप्योरिटीज हैं इसको हम कैसे रिमूव करते हैं, हम गैस पास करते हैं, ठीक है, कैन बी रिमूव बाय पासिंग द गैस थ्रू एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। एक्वस एक सॉल्यूशन बनाया हुआ हमने, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड
ठीक है, जिसके अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो उस सॉल्यूशन से गैस को पास करा देते हैं जिससे इंप्योरिटी रिमूव हो जाती है। चाहे तो आप पॉइंट याद रख सकते हैं, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। अब भाई देखिए, ये अमोनियम डाइक्रोमेट है हमारे पास। ये अमोनियम डाइक्रोमेट का अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन करा दें तो भी हमें डाइनाइट्रोजन ऑब्टेन हो जा रहा है। तो ये एक रिएक्शन आप अपने सामने लिख लेंगे थर्ड पॉइंट में। ये रिएक्शन, खाली रिएक्शन लिखेंगे। ये थर्ड पॉइंट है, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है? हाँ लिखो, चलो। दिस इज थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये जो रिएक्शन लिखने को मैं बोल रहा हूं, ये तीसरे पॉइंट में लिख लेना। रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। तो ये हो गया यहां तक का पॉइंट। प्रिपरेशन के अंदर लिख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले आप हेडिंग प्रिपरेशन ही डालेंगे। डाइनाइट्रोजन की हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बनाया कैसे जाएगा डाइनाइट्रोजन का, वो देख रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट है, वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बेरियम एजाइड। जितनी भी अभी तक हमने चीजें पढ़ी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जितनी भी अभी तक हमने चीजें पढ़ी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बता रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है कि प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, तो बाय के बाद बस ये ऑप्शन आता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड। सो फोर्थ पॉइंट में एकदम डिक्टो ये लाइन की लाइन कॉपी कर लें। वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड। एजाइड ये रहा, बेरियम एजाइड है ये बेरियम एजाइड है, ठीक है। BaN3 होल ट्वाइस को हम हीट कर देंगे तो वहां से हमें बेरियम अलग हो जाएगा और डाइनाइट्रोजन अलग हो जाएगा। ये सीधा पॉइंट उठा ले जल्दी से, ठीक है। और सोडियम एजाइड का भी फॉर्मूला होगा NaN3। यहां पर लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं NaN3। एक सेकेंड, सोडियम एजाइड का फॉर्मूला होगा NaN3। रुक जाओ, मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसको सेट कर लेते हैं। NaN3 ये सोडियम एजाइड है। क्या हो गया, ओहो शेप में कन्वर्ट हो गया। NaN3, ओहो ये तो कुछ खतरनाक शेप बन जा रहा है। रुक जाओ तो लिख दूं मैं, पहले फिर लिख लेना तुम। NaN3, ठीक है। इसको भी जब तुम हीट करोगे ना तो तुम्हें डाइनाइट्रोजन अलग मिल जाएगा। डाइनाइट्रोजन, इसको हीट कर दो, थर्मल डिकम्पोजिशन कर दो इसका, तो तुम्हें डाइनाइट्रोजन अलग मिल जाएगा। भाई ये ट्रायंगल बना दो, ठीक है। सोडियम अलग हो जाएगा और डाइनाइट्रोजन अलग हो जाएगा। यहां से एक ये रिएक्शन लिख लेना जो एनसीईआरटी में तो नहीं दी है, लेकिन अलग से बता रहा हूं मैं। जितनी भी रिएक्शन लिखा रहा हूं वो बैलेंस करके नहीं है, तो आप खुद ही बैलेंस कर लेना उन रिएक्शंस को जरूरत पड़ने पर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आपने यहां तक लिख लिया होगा। सो दिस इज आवर फोर्थ पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ये वाला पॉइंट जो है एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाएगा और बहुत बार पूछा गया ये वाला पॉइंट, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि भाई अगर प्योर नाइट्रोजन आपको प्राप्त करनी है तो कैसे प्राप्त करोगे? थर्मल डिकम्पोजिशन कराना पड़ेगा आपको। किसका? सोडियम या बेरियम एजाइड का। सोडियम या बेरियम एजाइड का। एजाइड का फॉर्मूला याद रखना, एजाइड में N3- होता है। एजाइड आयन क्या होता है वो बता दे रहा हूं, देख लो। एजाइड आयन क्या होता है, काम क्यों नहीं कर रहा है ये? एजाइड आयन में फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ये N3- N3 के ऊपर ये माइनस ऊपर। ये फॉर्मूला किसका है बेटा? एजाइड आयन का। लिख लेना कहीं पर, ये एजाइड आयन का है। N3- लिख लेना, ये एजाइड आयन बोलते हैं इसको हम लोग। इतना हो गया।
फटाफट कॉपी करो, ये एजाइड आयन है। चलो, तो अभी तक हमने प्रिपरेशन देख लिया, 4 पॉइंट लिख लिए प्रिपरेशन के अंदर। बाकी अब हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि डाइनाइट्रोजन कैसी प्रॉपर्टीज शो करता है। सो फर्स्ट पॉइंट इन द प्रॉपर्टी विल बी इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। पहला पॉइंट आपको लिखना है भाई, ये कलरलेस गैस होती है, ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है और नॉन टॉक्सिक गैस है। सो फर्स्ट पॉइंट इन द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन इज डाइनाइट्रोजन इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। लिख लें, याद रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये बन जाएगा यहां से, फटाफट कॉपी करें। मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, आप हाईलाइट भी कर सकते हो, लेकिन एज पर मेरे सजेशन अगर जाओगे तुम तो आई विल रिकमेंड यू कि आप लिख लेना, लिखना इज मोर बेनिफिशियल। ठीक है, चलो भाई। अब जो नाइट्रोजन के है ना, 2 स्टेबल आइसोटोप्स है, 14 नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15, ये 2 स्टेबल आइसोटोप हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए है। लिख लेना, लिखो, नाइट्रोजन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप, 14 नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। सेकेंड पॉइंट बना लो, नाइट्रोजन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। आपको ये सेकेंड पॉइंट बना लेना है। चलिए, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा ये। तीसरी बात ये है, इट हैज वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर के अंदर भाई इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, अब कितनी होती है सॉल्युबिलिटी वो बताया है, 23.2 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब बोलने का मतलब है ml। ओके, बात समझ गए? चलो, तो 23.2 ml पर लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी लेंगे तो उसके अंदर 23.2 ml 23.2 ml डाइनाइट्रोजन गैस सॉल्यूबल होगी एट 273 केल्विन। भाई टेम्परेचर और प्रेशर तो मैटर करता है ना सॉल्युबिलिटी में, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है। तो यहां पर यही बताया गया है कि डाइनाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर बहुत कम होती है, और यह भी बोला गया है कि इसका लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। तो ये लिख लेंगे ये वाला पॉइंट करके, इट हैज वेरी लो सॉल्युबिलिटी। चाहे तो ये डेटा ना लिखे, ये खाली बस ऐसे ही, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते भी याद हो जाएगा। बाकी मुझे नहीं लगता ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट फिर भी एक दिल को तसल्ली देने के लिए याद रख सकते हो कि भाई 23.2 ml 1 लीटर पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी 273 केल्विन पर, और 1 बार का प्रेशर रखेंगे तो। एक पॉइंट लिख लेना कि डाइनाइट्रोजन का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक है, टेबल में दिया हुआ है, कहां है टेबल, पता नहीं कहां है टेबल, बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलो भाई जल्दी जल्दी करो, आसान सी चीज है। तो ये वाला एक पॉइंट लिख लेना, 7.1 कहीं टेबल है, देख लेंगे, अभी ऊपर ही होगी। चलो, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। डाइनाइट्रोजन इज रेदर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द हाई बॉन्ड एंथैल्पी। देखिए भाई, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो 3 बॉन्ड को तोड़ने में भाई बहुत ज्यादा एनर्जी लगने वाली है, तो इसलिए ये 3 बॉन्ड आसानी से नहीं टूटते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर अगर हम लोग बातें करें, रूम टेम्परेचर पर अगर भाई बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगा देंगे ना हम लोग, तो फिर डेफिनेटली डाइनाइट्रोजन भी ब्रेक हो जाएगा। लेकिन हम लोग रूम टेम्परेचर की बात करें अगर, तो डाइनाइट्रोजन के बॉन्ड टूटते नहीं हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो यहां पर बोला गया है डाइनाइट्रोजन इज रेदर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, तो वो भाई क्या रहता है, इनर्ट रहता है रूम टेम्परेचर पर। बात समझ गए? तो ये वाला भी एक पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, डाइनाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड एन। यहां पर एक पॉइंट इंट्रोड्यूस करें नोट्स में, डाइनाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड एन। 3 बॉन्ड को तोड़ना आसान थोड़ी ना है। नाइट्रोजन ने दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 डंडे बना रखे हैं।
चलो मान लो तुमने ताकत लगा के एक डंडा तोड़ भी लिया, दूसरा भी डंडा तोड़ लिया, तो तीसरा भी डिफिकल्ट है। है ना, ये तो एक मान लो सिग्मा बॉन्ड होता है, दो पाई बॉन्ड हो गया, तो सिग्मा वाला तो बहुत ही डिफिकल्ट है टूटना, उसकी तो ओवरलैपिंग बहुत बढ़िया होती है वो जब बनता है। तो यहां पर देखो क्या है कि भाई एन ट्रिपल बॉन्ड, एन में 3 बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं है, इसलिए डाइनाइट्रोजन इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब है इट विल नॉट रिएक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे के कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। रिएक्टिविटी हाउएवर इंक्रीज रैपिडली विद राइज इन टेम्परेचर। ऑब्वियसली अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी ज्यादा दे रहे हैं, एनर्जी ज्यादा देंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएंगे। भाई तीनों डंडे तोड़ने हैं तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, एट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर की बातें हम लोग कर रहे हैं, इट डायरेक्टली कंबाइंस विद सम मेटल्स टू फॉर्म प्रीडोमिनेंटली आयनिक नाइट्राइड। तो भाई ये बोला गया है कि डाइनाइट्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट करके वो नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, आयोनिक नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। यहां पर आप रिएक्शंस देख सकते हैं। तो एक पॉइंट लिखेंगे, लिखें नेक्स्ट पॉइंट। आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है वो मैं यहीं पर बता दे रहा हूं, लिखो इट रिएक्ट विद सम मेटल इट एट हायर टेम्परेचर, ऐसे लिखना, एट हायर टेम्परेचर डाइनाइट्रोजन रिएक्ट विद सम मेटल्स, at high temperature dinitrogen react with some metal to form ionic nitride, to form ionic nitride, and it react with non metal to produce covalent nitride। तो नॉन मेटल के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है डाइनाइट्रोजन की, तो वहां से अपने को कोवेलेंट नाइट्राइड मिलता है। मेटल के साथ जब रिएक्शन होगी डाइनाइट्रोजन की तो हमें आयोनिक नाइट्राइड मिलेगा, और जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो हमें कोवेलेंट नाइट्राइड मिलेगा। रिएक्शंस यहां पर देखिए, लिथियम और मैग्नीशियम मेटल्स हैं, मेटल्स की डाइनाइट्रोजन के साथ होती है रिएक्शन, लिथियम नाइट्राइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो चुका है। यहां पर ये दोनों रिएक्शन एज इट इज कॉपी करनी है आपको, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जितनी भी एनसीईआरटी में रिएक्शंस दी रखी हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, और आपको कुछ एक्स्ट्रा कहीं बाहर से कोई भी किताब नहीं करनी है, स्पेशली इनऑर्गेनिक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए तो फटाफट लिख लेंगे, बहुत आसान सी बात है। यहां पर एक पॉइंट बोला है मैंने कि भाई मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आयोनिक नाइट्राइड बनेगा, और नॉन मेटल के साथ डाइनाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो कोवेलेंट नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, चलिए आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा। देखिए एक बार मैं फिर से इसको क्लियर कर रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। भाई डाइनाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट करा दे रहे हैं, एक बार मेटल के साथ। मेटल के साथ अगर रिएक्ट कर गया वो, ठीक है, तो क्या बना देगा, आयोनिक नाइट्राइड। और डाइनाइट्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर गया, ऐसे भी लिख लेना, 2 बार लिख लोगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, जल्दी जल्दी याद होगा। नॉन मेटल के साथ रिएक्ट, इतना गंदा लिखा रहा है ना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना यार। डाइनाइट्रोजन प्लस नॉन मेटल रिएक्ट करके बनाएगा कोवेलेंट नाइट्राइड, कोवेलेंट नाइट्राइड बनाएगा। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पर, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी बनाओ, रिएक्शंस लिख लेना यहां पे। मैग्नीशियम नाइट्राइड और लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन हुआ है। ये थोड़ा एक पॉइंट जो आयनिक और कोवेलेंट वाला है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी कॉपी कर लो सब।
ठीक है, चलिए अच्छा, नॉन मेटल का यहां पर रिएक्शन तो नहीं दिया है, मैं दे देता हूं। जैसे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, ये रिएक्ट करेंगे तो NO का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये जो NO है ये क्या है, कोवेलेंट नाइट्राइड है। चलो ये एक एग्जांपल लिख लेना, यहां पर एनसीईआरटी में नहीं दिया, मैंने दे दिया, जल्दी लिखो। डाइनाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO का फॉर्मेशन करता है, बैलेंस करोगे तो ऑब्वियसली 2NO हो जाएगा, ये कोवेलेंट नाइट्राइड है। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन एक्स्ट्रा लिख लेना, एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट कंबाइन विद हाइड्रोजन, भाई आपको तो मालूम ही है, ये रिएक्शन तो बड़ी पॉपुलर है। हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन कंबाइन होता है और अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को हेबर प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत बार मैं ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका हूं, फिर से एक बार एक पॉइंट आ गया है, तो एक पॉइंट ही बना के खाली ये रिएक्शन लिख लेंगे और ब्रैकेट में लिख लेंगे हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, बस इतना सा। भाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करा के अमोनिया बना देना और ब्रैकेट में लिख देना हेबर प्रोसेस, बस ये एक पॉइंट लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, शब्दों में लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये रिएक्शन यहां पर दी है, सॉरी ये रहा। ठीक है, डाइनाइट्रोजन डाइऑक्सीजन से बहुत हाई टेम्परेचर पर कंबाइन होता है 2000 केल्विन पर टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। दो बहुत हाई नाइट्रोजन पर, बहुत हाई टेम्परेचर पर डाइनाइट्रोजन रिएक्ट करता है, स्मॉलर टेम्परेचर पर या कम टेम्परेचर पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं रिएक्ट करता है? क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और 3 बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, चलो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा आपको कि क्यों ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कर रहा है। तो ऑक्सीजन के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करा के NO बनाना चाहते हैं तो आपको 2000 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा। 2000 केल्विन काफी ज्यादा टेम्परेचर। ठीक, चलिए यूजेस की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो एनसीईआरटी में दिया है हम सब कुछ कवर करेंगे। तो एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, जो मुझे ऐसा लगेगा कि चलो जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बता दो। द मेन यूज ऑफ डाइनाइट्रोजन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। भाई हम सब लोग जानते हैं हेबर प्रोसेस से अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो आप चाहे तो ये पॉइंट लिख सकते हैं कि भाई पहला तो क्या है, पहला जो यूजेज है वो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया गैस आता है। तो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया लिख लेंगे सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, फटाफट लिखें, ये पॉइंट लिख लेना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एंड द अदर इंडस्ट्रियल केमिकल कंटेनिंग नाइट्रोजन कैल्शियम साइनामाइड। तो कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 होता है, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, कहीं जिक्र किया है तो चलो बता दे रहा हूं। CaCN2 इसका फॉर्मूला है कैल्शियम साइनामाइड का। ठीक है, कहीं लिख लेना। तो एक इंडस्ट्रियल केमिकल होता है, मतलब इंडस्ट्री में यूज होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम साइनामाइड। ये फॉर्मूला इसका मैंने लिख दिया है CaCN2, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलो। इट ऑल्सो फाइंड यूज वेयर एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड। भाई इनर्ट गैस जैसे काम कर रहा है, तो जहां पर इनर्ट एटमॉस्फेयर रिक्वायर है, जहां पर हम चाहते नहीं कि कोई रिएक्ट करे, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री में। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्ट करेंगे तो हमें दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो इसलिए हम इनर्ट एटमॉस्फेयर कहीं बनाना चाहते हैं तो वहां पर यूज कर सकते हैं। इनर्ट डाइल्यूएंट फॉर रिएक्टिव केमिकल्स। हाँ ठीक है, अच्छा यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिक्विड डाइनाइट्रोजन इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल, फूड आइटम एंड इन क्रायोसर्जरी। लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ठंडी गैस होती है, बहुत इसका टेम्परेचर लो होता है, तो इसलिए हम इसको रेफ्रिजरेंट जैसे भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये पॉइंट भी लिख सकते हो आप, आपके सामने ही पॉइंट है, बट फिर भी मुझे यूजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं, जो कि नोट्स में इंक्लूड करने चाहिए। बट फिर भी अगर आप 2-3 पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो।
बट फ्रिक्वेंटली आपको एनसीईआरटी फिर भी पढ़नी होगी। नोट्स तो आप बना ही रहे हो, बट आई विल सजेस्ट कि आपको फिर भी एनसीईआरटी टाइम टाइम पर पढ़ लेना होगा। हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपने नोट्स में ना इंक्लूड किए हो, तो नोट्स थोड़ा फास्ट रिवीजन करने का एक साधन है सिर्फ। चलिए, अच्छा यहां पर सोडियम एजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये जो एग्जांपल नंबर 7.3 है ये हमने पहले ही लिख लिया है। सोडियम एजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन है। यहां से क्या होता है बेटा, बोलो बोलो बोलो। वेरी प्योर, भाई क्या लिखा हो, एक सेकंड तो वेट करो। क्या होता है यहां से, वेरी प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड, वेरी प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड। याद करते रहा करो सारी बातों को। इतनी घटिया राइटिंग मेरा दोस्त नहीं है, दोस्त पेन का है, सिस्टम का है। चलो इसको तो सही कर ही लूंगा मैं। आगे देख लेते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन हम सोडियम एजाइड का कराएंगे। ये ऑलरेडी रिएक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो ये वाली रिएक्शन में कुछ है नहीं। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट कहां पर है कि इससे बहुत प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन होता है। यहां से जो ये नाइट्रोजन ये निकलता हुआ दिख रहा है ना, महसूस करो, यहां से नाइट्रोजन निकल ली, यहां से नाइट्रोजन गैस तुम्हारे सामने आ रही है। ठीक है, तो ये कैसी है भाई, बहुत शुद्ध है, शुद्ध प्योर नाइट्रोजन है। ठीक है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन एक तुम्हारे सामने आ गया, चलो फटाफट बता दो। व्हाई नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। चाहे तो आप इसका आंसर लिख सकते हो एनसीईआरटी अपनी बुक में ही या कहीं पर भी। नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। क्यों है लेस रिएक्टिव बेटा, बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है, इस वजह से ऐसा होता है। चलिए, कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। अब हम लोग एक कंपाउंड तो बेटा कवर कर चुके हैं, दैट वाज डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन को पूरा पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट कंपाउंड, दैट इज अमोनिया। तो स्टार्ट करते हैं अमोनिया के साथ। चलो फटाफट आज इसको अमोनिया देखे कितना है, कवर कर लें। ऐसा करते हैं ना यार, धीरे धीरे करते हैं, क्यों आज अमोनिया कवर करें, छोड़ो ना, इतना ही कर लेना तुम, फिजिक्स करो। ठीक है, बस यहीं तक करते हैं आज, एक एक कंपाउंड पढ़ते हैं, आराम आराम से करेंगे, बहुत टाइम है अभी, बस तुम अच्छे से पढ़ लेना इसको। बाकी जो प्रीवियस है उसको रिवाइज करो, भागने की कोशिश मत करो। खाली एक ही कंपाउंड पढ़ाया, इतना कम तो पढ़ाया आज, रोज का रोज कवर करते रहो। एक बात याद रखना तुम लोग, अगर तुम लाइव नहीं आ रहे हो ना, जितने बच्चे लाइव नहीं आते थे आज उनकी हालत वो खुद जानते हैं, उनका सिलेबस पूरा नहीं है, वो खुद से पूछ लें। जो बच्चे लाइव नहीं आते थे, एक एक बच्चे की बात मैं कर रहा हूं, उनका सिलेबस इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट ही रहेगा, मेरी बात याद रखना तुम। तो लाइव आना इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये हो गई, चलो किसी कारणवश कभी लाइव नहीं आ पाए, नेटवर्क इश्यू हो गया, तो उस दिन का कंटेंट उसी दिन तुम्हें डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं कर रहे हो सो इट इज एरर फ्रॉम योर साइड, तुम्हारी गलती है, वो फॉल्ट कर रहे हो तुम। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे करेंगे क्योंकि हमें ये चैप्टर डाइजेस्ट करना है अच्छे से। ठीक है, पता चले ज्यादा पढ़ा दो, है ना, उल्टी पलटी कर दो, कोई मतलब नहीं है, इतना ही खाओ जितना डाइजेस्ट कर सको। चलिए चलते हैं अब, चलो चलते हैं अब, ध्यान रखना अपना, पढ़ाई करो मस्त से। So ending this lecture. Lecture is complete now. Thank you for watching.